हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। यस, पहले आप लोग अटेंडेंस दे लीजिए, फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। आज इस चैप्टर में फिनिश करूँगा। ओके सर। आकांक्षा बुनकर, अर्चना मीना, प्रेजेंट सर। अर्चिता सविता। बेटा अर्चिता, आप बहुत एब्सेंट रहती हो, क्या बात है? भविष्य चौहान, दिव्यांश राव, गरिमा सोलिया, गिनीशा खन्ना, हर्षिल, ईशादीप कौर। प्रेजेंट सर। ईशादीप। प्रेजेंट सर। ईशादीप। यस, ईशांत ऋषि। सर कुशाग्र श्रीवास्तव प्रेजेंट। जयश्री मेहर। सर। जयश्री, हाँ बोलिए। सर कुशाग्र श्रीवास्तव प्रेजेंट। अभी आपका नाम आ रहा है बेटा, पता बोल रहा हूँ। जयश्री मेहर, कुशाग्रा पाल, कुशाग्रा श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। यस। मनाली सोनी, मनाली मानसी अंबेरे, मानवी जैन, माया कनवर, नवनीत प्रीतवाल, निशांत ऋषि। प्रेजेंट सर। यस। परमजीत कौर, पायल मालेशा, रितिका मेघवाल, साधना पटेल, प्रगति त्रिपाठी, साक्षी मीना। सर साधना प्रगति, सर साधना। साधना पटेल। यस यस यस। सरा बालियान, शिवानी हरितवाल, सुमित कुमार। प्रेजेंट सर। क्या नाम है आपका? शिवानी हरिद्वार। शिवानी हरितवाल। तनिष्का आड़ा। प्रेजेंट सर। वंश रावल, वंश पंवर, वंश पवार, विकास मेघवाल, विनीशा अग्रवाल। अब 10th भी बोलिए। अधोक्ष राज, अजय कुमार, अलीशा अली, अंश मीना। प्रेजेंट सर। अंश मीना प्रेजेंट। अनुराग, अनुष्का। सर अलीशा प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। यस प्रेजेंट। अर्पिता मीना। अन्नशिखा परमार प्रेजेंट सर। यस। अर्पिता मीना। सर अलीशा प्रेजेंट। हाँ, अलीशा अली प्रेजेंट, ठीक है। आशीष, अथर्व, आयुष धाकर, भारती नागर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हिमांशी, हिमांशु। प्रेजेंट सर। सर। हाँ बोलिए। सर अर्पिता मीना प्रेजेंट। अर्पिता। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, अर्पिता के मैं लगा दिया हूँ। ओके सर। हिमांशु, इप्सिता दास। सर हिमांशु सैनी प्रेजेंट। हिमांशु का लगा दिया बेटा, हिमांशु और हिमांशी दोनों का लग गया। ओके सर। जासमिनी, करिश्मा मीना, कुलदीप सिंह, लीना, मनीषा, मानवी, मेलविन विक्टर, नंदिनी, पार्थराज। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रज्ञा। प्रेजेंट सर। यस। इसके बाद प्रिया मीना। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट।
प्रियंका Present, sir. प्रेजेंट, राहुल मीना, राजवर्धन, रिया, Yes, sir. रिया प्रेजेंट, शबनम, शिवराज, सुरुचि Present, sir. प्रेजेंट, उज्जवल, उत्कर्ष, वंदन, विनीत, यशवर्धन, Present, sir. यशवर्धन प्रेजेंट, Sir, अथर्व Vinny present. हाँ विनीत प्रेजेंट, अथर्व कुलकर्णी, अथर्व ओके, सर प्रगति क्लास 10th प्रेजेंट। क्या नाम बताया? Sir, Ritika present. सर प्रगति प्रेजेंट। आपने बोला होगा तो मैं लगा दिया हूँ। अर्पिता बोल रही हो? Sir, Ritika, roll number 23, class 10th A. क्या नाम बताया? Ritika Meghwal, roll number 23. अच्छा रितिका में एक बार रुक जा, 1 मिनट। Yes, sir. ठीक है लगा दिया। और कोई भी सर मेरा भी लगा देना। प्रगति। प्रगति, यस सर। प्रगति लग गया है। So आपका today I am going to finish this chapter. Last paragraph is that is the what steps are taken by the government for the economic development of the agriculture. तो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया। तो इसमें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन, or in the some part of the India like Punjab, Haryana and Western UP, they are implemented the green revolution in 1960 and 1970 because the government they increased the means of the irrigation, provide to the farmer financial help to the farmer. Many cooperative banks are set up nearby the village and the cities, and the government provide them the finance for the to the farmers and also HYB seeds, fertilizer, pesticides are using in the agriculture field. Government also provide them agriculture tools like tractor, thresher, cultivator and combine. So the per hectare production of the food grain increase more. Basically, Punjab, Haryana and Western UP. In 1960, it was called the Green Revolution in western part of India. Basically, in the 3 states, Western UP, Punjab and Haryana. Nowadays, the rice of the Punjab, in Punjab state, basically the rice is grown because there is a means of the irrigation, availability of the water, rivers and the perennial rivers. The per hectare production of the rice and wheat increase more. So Punjab is known as the bowl of the states, a region of our country, India. So it and white revolution it is also implemented into the some states of our country, and the increase of the milk increase more. So it is known as the white revolution in those areas and regions. The farmers provide the finance to the farmer at lower rate of the interest, like Kisan Credit Cards, KCC, Kisan Credit Card. It was provided by the government to the farmers. And other sources are just like the So what is the white revolution of Operation Flood? So increase of the milk production in some states of India, it is known as and called the white revolution. श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है. And
Some zamindars owned of many villages offered to distribute some village among the landless. It was known as the Gramoday. ग्राम दान, ग्राम दान किसे बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज द ग्राम दान? Secondly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as the भूदान. क्या हुआ कि रामचंद्र रेड्डी इन्होंने फार्मर को 80 एकड़ लैंड जो है प्रोवाइड किया अमोंग 80 लैंडलेस फार्मर. गांव में जो 80 फार्मर थे उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, इसलिए श्री रामचंद्र रेड्डी ने डिस्ट्रीब्यूटेड 80 एकड़ ऑफ द लैंड इन ईच फैमिली. तो इट वाज नोन एज द ग्राम दान. ग्राम दान किसे कहते हैं? रामचंद्र ने distributed the agricultural land to the farmers, landless farmers, between the 80 farmers, landless farmers. It was known as the Gram Dan. Question लिखिए. What was known as ग्राम दान? कुछ सोशल वेलफेयर पर्सन जो थे सोसाइटी के, उन्होंने भूमिहीन लैंडलेस फार्मर के बीच में कुछ जमीनें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया. इसी को बोला गया ग्राम दान. इट वाज नोन एज द ग्राम दान के नाम से जाना जाता है. तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 43. सीधा पेज नंबर 43, राइट हैंड साइड देयर इज गिवन दस. यहाँ से सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, यहाँ से स्टार्ट है आंसर इसका. Sri Ramchandra Reddy stood up as offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as the Bhudan. Later Bhudan and Gramdan दोनों एक साथ लिखे. Bhudan and the Gramdan. Bhudan and the Gramdan. GRAM ग्रामदान. What was known as the भूदान एंड ग्रामदान दोनों एक ही साथ लिख रहे हैं. भूदान एंड द ग्रामदान. सर आपने दो बार ग्रामदान दोनों एक ही साथ ऐड कर दो बेटा. ग्रामदान एंड भूदान सर दोनों एक ही है. दोनों एक ही साथ जोड़ दो. ग्रामदान एंड द भूदान. PHOODAN. दोनों को एक ही साथ जोड़ो, एक ही साथ लिखना है. इसका आंसर एक ही साथ हो जाएगा. यहां से अंडरलाइन कीजिए इसका आंसर. रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एज ऑफर 80 acre of the land to the landless villagers. This act was known as the Bhudan. Later he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some village among the landless. It was known as the Gramdan. कुछ जमींदारों ने क्या किया, लैंडलेस फार्मर के बीच में कुछ एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड किया, जिसको ग्राम दान के नाम से जाना जाता है. उसके बाद है however many land owners choose to provide some part of their land to the poor farmer due to the fear of land selling act. This Bhudan Gram Dan movement initiated by
Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution. तो however many land owners, बहुत सारे लैंड ओनर्स रिच लोग जो थे, उन्होंने पुअर फार्मर को उन्होंने their land to the poor farmer due to the fear of the land selling it. This Bhudan Gramoday movement initiated by Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution, जिसको bloodless revolution के नाम से जाना जाता है। तो इसको अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is known as हाँ सर ये ग्रामधन और भूधन का जो वो है वो पूरा पैराग्राफ है हाँ महात्मा गांधी। पूरा वो ले लीजिए। यहाँ रामचंद्र रेड्डी से शुरू करके यहाँ तक कर लीजिए एज ग्राम दान तक। तो व्हाट इज नोन एज द bloodless revolution, रक्तहीन क्रांति। ब्लडलेस रिवोल्यूशन मतलब रक्तहीन क्रांति के नाम से क्या जाना जाता है? तो विनोबा भावे, he was the great social reformer of our country. He called the bloodless revolution. इसका आंसर यहाँ से मार करो। ग्राम दान जो लिखा हुआ है, अभी जो आंसर आपने लिखा है उसके आगे जो कंटिन्यू, यानी ग्राम दान के आगे जो आंसर है However many landowners, हाँ many land owners, यहाँ से इसका अंडरलाइन कीजिए। Many land owners choose to provide some part of their land to the poor farmer. कुछ रिच लैंड ओनर ने अपने एग्रीकल्चर लैंड को कुछ गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लैंड टू द पुअर फार्मर ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सेलिंग एक्ट। The Bhudan Gram Dan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution, जिसको bloodless revolution के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति, वह क्रांति जिसमें वायलेंस न हो, हिंसा खून खराबा न हो। It was known as the bloodless revolution. उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट। अच्छा, क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है? स्टूडेंट, एज यू नो दैट द इंडिया इज द एग्रीकल्चर कंट्री, about 70% population they are depend on the agriculture, and directly and indirectly these persons, people, many population are depend on the agriculture. It is our country, India is known as the country of the village, यह गांव का देश कहा जाता है, because many people directly and indirectly they are connected from the agriculture and they are depend on the agriculture. And in the Indian economy, the importance of the agriculture, that is the more, because most of the people they are depend on the agriculture for their economy. इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रोल है, योगदान है, लोगों को रोजगार मिलता है। कंट्री जो है, हमारा देश जो गवर्नमेंट जो है, दे एक्सपोर्ट राइस एंड व्हीट एंड अदर क्रॉप टू द अदर कंट्री एंड अर्न मोर फॉरेन करेंसी। हमारी सरकार जो है विदेशों को, दूसरे देशों को राइस, व्हीट एंड टी, शुगर, कॉफी एंड शुगर केन, sugar and other agriculture product export to the other country and earn the more foreign currency. हमारी सरकार जो है दूसरे देशों को
लार्ज अमाउंट में राइस, व्हीट, शुगर, टी, कॉफी, रबर एक्सपोर्ट करती है और बहुत अधिक फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। तो हमारा ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, इसके मामले में एक्सपोर्ट जो है अधिक है एग्रीकल्चर का अदर कंट्री को, जिससे देश को काफी पैसे जो है, मुनाफा जो है, प्रॉफिट और फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर जो है, जो यस लोगों को जॉब तो प्रोवाइड करता ही है एग्रीकल्चर, इसके अलावा इंटरनेशनल करेंसी, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सरकार का, गवर्नमेंट का हेल्प करती है एग्रीकल्चर। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक है। तो बेटे अगला क्वेश्चन आप लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर? यह VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द importance of agriculture? Agriculture in the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? और करके दूसरा क्वेश्चन, और करके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर to the national economy? To the national economy, employment, and output. ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर जो है इंडिया की इकोनॉमी में, इसका सबसे बड़ा योगदान है, और लोगों को जॉब प्रोवाइड करने में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या रोल है। एक क्वेश्चन है जो आपका आंसर होगा पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 लास्ट पैराग्राफ, सीधा आंसर पेज नंबर 43 लास्ट पैराग्राफ। has been the backbone. हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इस पैराग्राफ के नीचे जो लाइन है, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन। यस, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। Agriculture has been the backbone of the Indian economy through the share in the gross domestic product has registered at decline trend from 1950 onwards. In 2010 and 11, about 52% of the total work. Turn the page. Force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. माने इतनी पॉपुलेशन जो हमारे देश में एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। The declining share of the agriculture in the GDP is a matter of serious
concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline to other economy having their implications for society. इसके बाद नीचे पैराग्राफ भी लेना है. Considering the importance of agriculture, universities, agriculture establishment of Indian Council of the Agriculture Research (ICAR), agriculture universities, veterinary services and animal breeding center, horticulture development, research and development in the field of the meteorology and weather forecast were given priority of improving Indian agriculture. Apart from the improving the rural infrastructure was also considered essential for this same. तो इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस जो है इंडिया के इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा रोल है. सर पूरा पैराग्राफ इस दोनों थोड़ा उसको शॉर्ट करके लिखना, कुछ जो वर्ड्स है उसको कम कर देना, लास्ट लाइन का कुछ मिनिमाइज करके लिखना. उसके बाद जो है जीडीपी जो है इंडिया, हमारे देश की जो जीडीपी है इसमें जो है एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस है, इसका हाथ है जीडीपी का. तो हाउ द इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज एंड प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इंडियन फार्मर जो है किस तरह से इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. इट इज क्योंकि हमारे देश की जो कृषि है इट इज डिपेंड ऑन द मानसून एंड मानसूनी वर्षा पर डिपेंड है. अभी आप बच्चे देख रहे हो कि मानसूनी वर्षा हो नहीं रही है. अभी मानसून वर्षा का पीरियड है लेकिन मानसून लेट है, तो फार्मर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे. ठीक है, हाउ दे स्टार्ट द एग्रीकल्चर. ठीक है, तो बिकॉज हियर इज द लेक इरिगेशन इन आवर कंट्री. हमारे देश में एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए जो है पेरेनियल रिवर की कमी है. साउथ इंडिया, एमपी, राजस्थान, यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है, रिवर नहीं है, कैनाल नहीं है और वर्षा हो नहीं रही है, तो फार्मर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे. तो दीज आर द प्रॉब्लम विच आर फेसिंग द इंडियन फार्मर. It is clear that the GDP growth rate is increasing over the year. It is not generating sufficient employment opportunity in the country. The growth rate in agriculture has been decreasing, which is an alarming situation. आजकल Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in agriculture sector. Subsidy on fertilizers is decreased and leading the increase in the cost of the production. Moreover, reduction in imports duties in agriculture products have proved detrimental the agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. एग्रीकल्चर में क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जा रहा है. जितना फार्मर जितने पैसे लगाते हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. इसके अलावा जो है प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है. मानसून रेन पर जो है इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड है. तो दी आर द मेनी प्रॉब्लम विच द इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Yes, sir. हाउ द इंडियन फार्मर्स, हाउ द इंडियन farmers are facing a big challenge
and problem in agriculture sector. In agriculture सेक्टर में इंडियन फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसका अंडरलाइन कीजिए। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 फ्रॉम टेबल 4.1 में यहां से जो स्टार्ट है, जो एक्टिविटी लिखा हुआ है और नीचे लिखा फ्रॉम द टेबल 4.1, इट इज क्लियर दैट, यहां से अंडरलाइन कीजिए। इट इज क्लियर दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, it is not generating sufficient employment opportunity in the country. The growth rate in agriculture has been decelerating, which is an alarming situation. Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in agriculture sector. आगे continue. Subsidy of fertilizers is decrease, leading to increase in the cost of production. Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved determined to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. तो फार्मर जो अब कृषि से हट करके मजदूर बन रहे हैं, वर्कर्स बन रहे हैं, मिलों में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने पैसे लगाते हैं उतने पैसे उनको रिटर्न में मिलते नहीं हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड से विड्रॉ कर ले रहे हैं। मतलब कि एग्रीकल्चर से एक शहरों में आकर के मिलों में, फैक्ट्री में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक है, इट वाज द प्रॉब्लम विच वाज फेसिंग बाय द फार्मर्स। एंड अब जो आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है व्हेन द चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द बिहार। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए इंडिया में और यहाँ पर आकर के उन्होंने फार्मर के लिए जो है सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। तो चंपारण में 1971 बिहार में जो है वहाँ महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट एक लाइन का आंसर है when the Champaran movement, when the Champaran movement was started in Bihar, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के फार्मर ने गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड दे हेल्प टू द फार्मर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड स्टार्टेड देयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1917। तो यह मूवमेंट जो है 1917 में शुरू हुआ बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। आई राइट द आंसर 1917 में चंपारण मूवमेंट जो है शुरू हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। एक और भी है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर पर कैसे पड़ा। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ द colonization in the 19th century when European traders came to India. At that time, to Indian
species were exported to different countries of the world, and farmers of South Indian were encouraged to grow these crops till today. It is one of the important items of export from India. During the British period, cotton belts of India started the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. Cotton textile in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of the good quality cotton from India. The Champaran movement was started in 1917 in Bihar. This was started because farmers that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry, which was located in Britain. They were unable to grow food grain to sustain their family. Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenge. Despite being an important producer of the rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the development countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. तो इस तरह से जो है इंडियन इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर पर जो है विदेशियों का या फॉरेन का सबसे अधिक इम्पैक्ट है. ब्रिटिश गवर्नमेंट forced to the Indian farmer to grow the cash crops in the place of the food grain. Because the British government, they were just like they were exporting to the species and the horticultural products like cash crops, like tea, coffee, indigo, opium, and in India, they were purchasing these food grain cash crops at lower price, and they are exporting to the other countries, European countries, and they were earning more profit in the trade of the cash crops. तो इंडिया को जो उन्होंने यहाँ आकर के मसाले और इंडिगो, ओपियम, अफीम खरीदते थे, हाई प्राइस पर यूरोपियन कंट्रीज में सेल करते थे, इससे उनको प्रॉफिट अधिक होती थी. तो इंडियन फूड ग्रेन पर जो है, इंडियन फूड ग्रेन इन इंडिया, बेसिकली द फूड ग्रेन जो इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए है और फीडिंग के लिए, खाने के लिए जो है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे फोर्स्ड द इंडियन फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन द प्लेस ऑफ द फूड ग्रेन. तो इस तरह से जो है इंडियन एग्रीकल्चर पर जो है विदेशियों का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उसका मैंने इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पर. फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है कम हो गया और फार्मर से फोर्सली जो है इनसे कैश क्रॉप्स ग्रो होने के लिए इन्हें फोर्स किया जाता था. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Last question. Describe the impact. Describe the impact of globalization. Globalization on Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा? दिस इज द क्वेश्चन. पेज नंबर 44 में जो पैराग्राफ है, 2-3 पैराग्राफ है, इसको आपको शॉर्ट करके लिखना है. पेज नंबर 44 में यहाँ से अंडरलाइन करो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. यहाँ ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है.
जैसे यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए अंडरलाइन। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ द कॉलोनाइजेशन, विदेशी हुकूमत के पीरियड में। इन द 19th century when European traders came to India, at that time two Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India was encouraged to grow these crops। और इन चीज़ों के व्यापार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई और इंडिया से लो प्राइस पर फार्मर से खरीदती थी, परचेज करके स्पाइसेस, गर्म मसाले, इंडिगो, ओपियम और कॉटन हाई प्राइस पर उसे यूरोपियन कंट्रीज में सेल करती थी। आगे कंटिन्यू। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर and Liverpool flourished due to the availability of the good quality of cotton from India। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ पर कॉटन ग्रो नहीं होता है, तो कॉटन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से लो प्राइस पर खरीद कर उसे अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए इंग्लैंड ले जाती थी, एक्सपोर्ट करती थी। और वहाँ मैनचेस्टर और लिवरपूल, जो इंग्लैंड का जो कॉटन टेक्सटाइल जो रीजन है, सेंटर है, वहाँ मैन्युफैक्चर करके ये इंडिया के मार्केट में अगेन टेक्सटाइल लाती थे। इस तरह से उसे दोबारा मुनाफा होता था। इंडिया तो उसके लिए मार्केट था ही, ब्रिटेन के बने हुए कपड़े इंडिया के मार्केट में लाते थे ब्रिटिश, इसलिए इंडियन टेक्सटाइल को उन्होंने बर्बाद कर दिया। Champaran movement, which started in 1970, this was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for textile industry, which were located in Britain. They were unable to grow food grain to sustain their family. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है को चलाने के लिए अंग्रेज इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इसलिए इंडियन फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे, जबकि इंडियन फार्मर को चाहिए फूड ग्रेन, परिवार को जिलाने खिलाने के लिए फूड ग्रेन चाहिए, राइस व्हीट। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स द इंडियन फार्मर टू ग्रो द स्पाइसेस एंड द कॉटन। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India, हाँ अभी वो आंसर चल ही रहा है इस क्वेश्चन का। आंसर चल ही रहा है बेटा, यहाँ तक कर लीजिए। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices of agriculture products, are not able to compete with the development country because of the highest subsidies agriculture in those countries। यहाँ तक कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसको शॉर्ट करके लिखिएगा, ठीक है। तो बेटा इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा और इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या, इंडियन फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या इंडियन इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। दीज आर द क्वेश्चंस, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर। हाँ बोलिए, बोलो जी, अरे कुछ तो बोलो। सर ये टुडे इंडिया और ये इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है 45 पेज पे और 46 पेज पे जो है, तो इसमें कोई नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप इसको लिख लेना टेस्ट नोटबुक में और तैयार करना। अब जो कल से आपका जो है पीरियोडिक टेस्ट है, एग्जाम है, उसकी तैयारी करो। अब हम जो है नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें हम जो है इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। आई विल स्टार्ट द इकोनॉमिक्स इन द नेक्स्ट पीरियड।
ओके ओके सर। ओके सर। ओके। एग्जाम के बाद भी क्लासेस चलेंगी? हाँ क्लास तो चलेगी बेटा ना। अभी देखिए क्लास का क्या, अभी आपको स्कूल आना है कि नहीं आना है, बाद में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तब तक तो अभी ऑनलाइन ही जो अभी चलेगा सर क्लास। सर हाँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर आ रहा है क्या? आपको मैंने बता दिया हूँ बेटा, एग्जाम के कितनी बार बाद भी बताऊँ? चलेंगी? सर वो एनसी सीबीएसई वालों ने इसमें कैंसिल कर रखा है, उसमें सिर्फ मैथ वर्क ही लिखा है। अभी जितना मैंने दे दिया वही आप पढ़ो इसमें। ओके सर। हाँ, जितना मैंने चैप्टर जो जो चैप्टर बता दिया हूँ एक एक चारों से, वही आप पढ़ो। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे हम। बाय सर। थैंक यू सर। आपका ही फोटो।
कैसा है? क्या कर रहा है?